तो जापान की सरकार ने 21 ट्रिलियन येन का एक बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये पैसा बस यूं ही लुटाया जा रहा है या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति है। पहली नज़र में तो ये एक बहुत बड़ी सरकारी खैरात ही लगती है। जापानी में इसके लिए एक शब्द है बरामाकी, मतलब फिजूल खर्ची। लेकिन इस विश्लेषण के मुताबिक ये पैकेज फिजूल खर्ची से कहीं ज्यादा एक सोचा समझा रक्षात्मक कदम है। तो इस पैकेज को ठीक से समझने के लिए हमें सबसे पहले उस समस्या की जड़ तक जाना होगा जिसे ये सुलझाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, जापान में जो महंगाई बढ़ी है वो दुनिया के बाकी हिस्सों की महंगाई से थोड़ी अलग है। और जाहिर है, जब समस्या ही अलग हो तो उसका समाधान भी पुराने तरीकों से तो नहीं हो सकता। अच्छा, तो सारा खेल यहीं छिपा है। देखिए, महंगाई ना मोटे तौर पर दो तरह की होती है। एक होती है जब बाजार में पैसा बहुत ज्यादा हो लेकिन सामान कम, तो जाहिर है कीमतें बढ़ेंगी। इसको कंट्रोल करने का सीधा सा तरीका है ब्याज दरें बढ़ा दो। लेकिन जापान की कहानी बिल्कुल अलग है। वहां है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मतलब जो चीजें बाहर से आ रही हैं जैसे तेल, खाना, वो महंगी हो गई हैं। अब सोचिए, ऐसे में अगर लोगों की खरीदने की ताकत को और कम कर दिया जाए तो अर्थव्यवस्था तो बैठ ही जाएगी। तो इसीलिए सरकार ने इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए नहीं, बल्कि इस बाहरी महंगाई के झटके से बचाने के लिए एक चार तरफा सुरक्षा कवच तैयार किया। चलिए इसके चारों हिस्सों को एक एक करके देखते हैं। इस सुरक्षा कवच का जो पहला हिस्सा है वो सीधा सीधा आम लोगों के घरों पर पड़ने वाले असर को कम करने के लिए था। खास तौर पर जो बिजली और गैस के बिल बढ़ रहे थे उनसे राहत देने के लिए किया ये गया कि सरकार ने सीधे बिजली और गैस कंपनियों को सब्सिडी दी ताकि आम लोगों के बिल ना बढ़ें। इसका फायदा हर घर को और उन इंडस्ट्रीज को भी मिला जहां बिजली की खपत बहुत ज्यादा होती है। यहां समझने वाली बात यह है कि यह सिर्फ एक सब्सिडी नहीं थी, ये उस खतरनाक चेन रिएक्शन को तोड़ने की एक कोशिश थी जहां बढ़ते बिलों की वजह से लोग खर्च करना कम कर देते हैं और फिर उसका असर धीरे धीरे सबकी तनख्वाह पर पड़ने लगता है। अब आते हैं दूसरे सुरक्षा कवच पर। ये जापान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी यानी वहां के छोटे और मझोले कारोबारों को बचाने के लिए था। इन छोटे कारोबारों को बहुत कम ब्याज पर लोन दिए गए और महंगे कच्चे माल की लागत से निपटने में भी उनकी मदद की गई। इतना ही नहीं, उन्हें इस बात के लिए भी सपोर्ट किया गया कि वो अपनी बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा बड़ी कंपनियों से वसूल सकें ताकि सारा बोझ सिर्फ उन पर ना आए। और ये कदम बहुत जरूरी था क्योंकि अगर इन छोटे कारोबारों का मुनाफा घटता तो वो सबसे पहले नौकरियां कम करते, और अगर नौकरियां जाती तो लोगों की खरीदने की ताकत खत्म हो जाती, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था ही थम जाती। इस पैकेज का जो तीसरा हिस्सा था वो उन लोगों तक सीधी आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए था जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसमें क्या किया गया कि जिन परिवारों में बच्चे हैं उनको दी जाने वाली सरकारी मदद बढ़ाई गई और जिन परिवारों की आय बहुत ही कम थी उन्हें सीधे कैश दिया गया। इसके पीछे की सोच बहुत सीधी सी है। जो कम आय वाले परिवार होते हैं उन्हें जब पैसा मिलता है तो वो उसे बचाकर नहीं रखते बल्कि अपनी जरूरतों पर तुरंत खर्च करते हैं। इससे बाजार में पैसा आता है, डिमांड बनती है और अर्थव्यवस्था को एक तरह से निचली स्तर से सहारा मिलता है। और अब आते हैं आखिरी और चौथे हिस्से पर। यह हिस्सा सिर्फ आज की मुश्किलों से निपटने के लिए नहीं बल्कि आने वाले कल की तैयारी के लिए था। ये एक तरह से जापान के भविष्य में किया गया निवेश है। सरकार ने एआई, सेमीकंडक्टर और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे भविष्य के सेक्टर्स में भारी निवेश किया। मकसद ये था कि जापान की अपनी उत्पादन क्षमता को इतना मजबूत बना दिया जाए कि वो भविष्य में इस तरह के बाहरी झटकों को आसानी से झेल सके। ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है। सोच ये है कि अगर देश अंदर से मजबूत होगा तो भविष्य में आने वाले किसी भी महंगाई के तूफान का वो और बेहतर तरीके से सामना कर पाएगा। तो इन चारों कदमों को मिलाकर सरकार आखिर बड़े पैमाने पर क्या हासिल करना चाहती थी? इसका मकसद क्या था? लक्ष्य एकदम साफ थे। पहला, देश की जीडीपी को बड़ी गिरावट से बचाना। दूसरा, नौकरियां सुरक्षित रखकर समाज में स्थिरता बनाए रखना। तीसरा, छोटे कारोबारों को दिवालिया होने से बचाना। और चौथा, दुनिया को यह संदेश देना कि जापान अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने में पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस रणनीति में कोई खतरा नहीं था। इस विश्लेषण में यह भी साफ बताया गया है कि इस तरह के कदमों की अपनी सीमाएं और कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। जैसे कि ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है। सरकारी सब्सिडी से बाजार में चीजों की सही कीमत का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। कभी-कभी ऐसी कंपनियां भी बच जाती हैं जिन्हें शायद बंद हो जाना चाहिए था। और सबसे बड़ा जोखिम यह है कि इन सबसे देश पर कर्ज का बोझ बढ़ता है।
और यहीं पर इस विश्लेषण का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है, जिस पूरे पैकेज को समझने के लिए एक बेहतरीन मेटाफर, एक मिसाल पेश करता है। तो मतलब असल बात यह है कि इस पैकेज का मकसद इकोनॉमी को रफ्तार देना था ही नहीं, इसे एक इंजन की तरह नहीं देखना चाहिए। ये तो एक कह सकते हैं कि इमरजेंसी में खड़ी की गई एक समुद्री दीवार थी। इसका बस एक ही काम था, महंगाई की जो खतरनाक लहर आ रही थी उसे रोकना, ताकि वो पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह न कर दे। तो पॉइंट ग्रोथ का नहीं था, पॉइंट था बचाव का, डिफेंस का। इस विश्लेषण के मुताबिक इस पैकेज से जापान ने असल में वक्त खरीदा है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि अगर ये दीवार सिर्फ एक अस्थायी उपाय है, तो अगले तूफान के आने से पहले जापान इस खरीदे हुए वक्त का इस्तेमाल क्या तैयारी करने में करेगा।